पिछले 2 लेक्चर्स में हमने मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और टॉर्क का इक्वेशन डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है द इंडक्टेंस ऑफ ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज गिवन बाई L इजकल टू 10 प्लस 5 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर माइक्रो हेनरी। यानी कि किसी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, कोई मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है जिसका कि इंडक्टेंस है वो थीटा के साथ वेरी कर रहा है और उसका जो इक्वेशन है इंडक्टेंस का वो है 10 प्लस 5 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर इतना माइक्रो हेनरी, वेयर थीटा इज द डिफ्लेक्शन इन रेडियन। जहाँ उस इक्वेशन में थीटा जो है वो रेडियन में है और वो डिफ्लेक्शन फ्रॉम जीरो पोजीशन को शो कर रहा है। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन मीटर पर रेडियन। एस्टिमेट द डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। यानी इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है जिसका कि इंडक्टेंस है L इजकल टू 10 प्लस 5 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर और स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन मीटर पर रेडियन। और आपसे पूछा गया है कि जब उस MI इंस्ट्रूमेंट के थ्रू 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो उस समय डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। दिया हुआ है इंडक्टेंस, कॉइल का इंडक्टेंस दिया हुआ है 10 प्लस 5 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर माइक्रो हेनरी। माइक्रो को हटाएंगे तो इसके जगह पे हम 10 टू द पावर माइनस 6 रखेंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन मीटर पर रेडियन। स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट पर ध्यान देना है कि यूनिट कभी न्यूटन मीटर पर रेडियन होगा तो किसी टाइम न्यूटन मीटर पर डिग्री भी हो सकता है। उसी अनुसार से थीटा का वैल्यू भी रखना होता है। अगर यहाँ रेडियन है तो थीटा भी आप रेडियन में रखेंगे, या अगर ये डिग्री में है तो थीटा भी डिग्री में रखेंगे। साथ ही साथ आपको दिया हुआ है कि उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो कितना डिफ्लेक्शन होगा, ये आपसे पूछा गया है। यानी डिफ्लेक्शन हमें पता करना है, थीटा का वैल्यू पता करना है। तो हम लोग जानते हैं कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के लिए डिफ्लेक्शन का जो फार्मूला होता है, डिफ्लेक्शन यानी थीटा इजकल टू होता है हाफ इंटू आई स्क्वायर बटा के इंटू DL/d थीटा। तो यानी कि कहने का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट हमें पता है, करंट जो फ्लो हो रहा है वो हमें पता है, लेकिन DL/d थीटा नहीं पता है। लेकिन L दिया हुआ है तो हम उस L से पहले हम DL/d थीटा निकालेंगे। तो पहले हम DL/d थीटा यहाँ पे निकाले हैं तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। L का जो इक्वेशन था तो उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको आएगा 5 माइनस 2 थीटा और माइक्रो के बदले में हम 10 की पावर माइनस 6 लिखेंगे और DL/d थीटा का जो यूनिट है वो आपको हेनरी पर रेडियन हो जाएगा क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में ये डिफ्रेंशिएट हुआ है। अब हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के लिए जानते हैं कि थीटा इजकल टू होता है हाफ इंटू आई स्क्वायर बटा के इंटू DL/d थीटा। इसमें हमको आई भी पता है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी पता है, DL/d थीटा भी पता है। तो सारे वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे तो हमें थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। तो हाफ के जगह पे हाफ रहने दिए हैं, आई के जगह पे 5 एम्पियर पुट किए, के जगह पे 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पुट किए, DL/d थीटा के जगह पे 5 माइनस 2 थीटा पुट किए और क्योंकि ये माइक्रो में था इसलिए उसके जगह पे 10 टू द पावर माइनस 6 भी होगा। तो ये 10 टू द पावर माइनस 6 यहाँ से और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद थीटा आपको
इक्वल के राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में भी है, दोनों को एक साइड में कर लेंगे और फिर इसको हम सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा थीटा इजकल टू, उसी को थोड़ा सा अरेंज किया तो थीटा इजकल टू 25/24 इंटू 5 माइनस 2 थीटा, और फिर जब थीटा को 24 को हम इस साइड में कर लिए तो हो गया 24 थीटा इजकल टू 25 इंटू 5 125 और माइनस 25 इंटू 2 50 थीटा। फिर इन दोनों थीटा को एक तरफ कर लिए तो आपका हो गया 74 थीटा इजकल टू 125, और यहाँ से फिर थीटा निकालेंगे तो 125/74, यानी इसको हम कह सकते हैं 1.689। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपका थीटा का जो ये वैल्यू आया है 1.689, ये आपका रेडियन में है, डिग्री में ये नहीं है, रेडियन में है, क्योंकि जो यूनिट्स आपने पुट किया था वो के का यूनिट आपका रेडियन में था, तो इसलिए यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू आया है वो रेडियन में आया है। हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जानते हैं कि पाई रेडियन को 180 डिग्री कहा जाता है, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो उसी प्रकार से हमें इतना रेडियन के लिए 180/पाई से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि उसी थीटा को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो रेडियन में जो वैल्यू है उसको 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 96.8, और ये वैल्यू जो है वो आपको डिग्री में आएगा। तो आपसे यही पूछा गया था कि 5 एम्पियर करंट जब फ्लो होगा तो कितना डिफ्लेक्शन होगा उस इंस्ट्रूमेंट में, तो 96.8 डिग्री का डिफ्लेक्शन होगा, यही आपका आंसर हुआ। एग्जाम्पल 2, the inductance of a moving iron ammeter with a full scale deflection of 90 degree at 1.5 ampere is given by L is equal to 200 plus 40 theta minus 4 theta square minus theta cube माइक्रो हेनरी। यानी कि कोई मूविंग आयरन आमीटर है जिसका कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन 90 डिग्री है, और ये जब करंट 1.5 एम्पियर फ्लो होता है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी 90 डिग्री प्राप्त होता है, और उसका कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो आपका इस इक्वेशन के द्वारा दिया गया है, L इज इक्वल टू 200 प्लस 40 थीटा माइनस 4 थीटा स्क्वायर माइनस थीटा क्यूब माइक्रो हेनरी, वेयर थीटा इज द डिफ्लेक्शन इन रेडियन, जहाँ थीटा जो है वो रेडियन में डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है फ्रॉम जीरो पोजीशन, जीरो से। एस्टिमेट द एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर फॉर ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। आपसे पूछा गया है कि अगर उस एमआई अमीटर के थ्रू 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो तो उसका डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले जो भी डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हमने लिख लिया। दिया हुआ है आपको कॉइल का इंडक्टेंस दिया हुआ है जो कि है 200 प्लस 40 थीटा माइनस 4 थीटा स्क्वायर माइनस थीटा क्यू, इतना माइक्रो हेनरी। माइक्रो हटाएंगे तो उसके जगह पे 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको ये भी दिया हुआ है कि जब करंट 1.5 एम्पियर फ्लो होता है तो डिफ्लेक्शन 90 डिग्री होता है, और इस 90 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, तो 90 डिग्री को हम π/2 रेडियन कह सकते हैं, क्योंकि जो इक्वेशन है इंडक्टेंस का उसमें थीटा रेडियन में है। और आपसे पूछा गया है कि जब करंट 1 एम्पियर फ्लो होगा तो डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले हम dl/d थीटा निकाल लेंगे। dl/d थीटा आपको L दिया हुआ था तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हमको dl/d थीटा निकलेगा। क्योंकि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो एक्सप्रेशन होता है डिफ्लेक्शन का उसमें dl/d थीटा का यूज होता है, तो इसलिए हम पहले dl/d थीटा उसको निकाल लिए। तो dl/d थीटा जो निकालेंगे तो उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपको आएगा 40 माइनस 8 थीटा माइनस 3 थीटा स्क्वायर, और माइक्रो की जगह पे 10 की पावर -6 रखेंगे, और dl/d थीटा का जो यूनिट है वो आपको हेनरी पर रेडियन हो जाएगा। उसके बाद मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्शन का इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि थीटा इक्वल टू होता है ½ I² /K
इंटू डी एल बाई डी थीटा, जहाँ के स्प्रिंग कांस्टेंट है, आई जो है वो कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट है, और ये आपका इंडक्टेंस जो चेंज हो रहा है थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट में, तो डी एल बाई डी थीटा है। तो हमको दिया हुआ है थीटा जो है, दिया हुआ है कि 90 डिग्री का डिफ्लेक्शन होता है जब करंट 1.5 एम्पियर फ्लो होता है। जब करंट 1.5 एम्पियर फ्लो होता है तो डिफ्लेक्शन 90 डिग्री यानी π/2 रेडियन होता है। और डी एल बाई डी थीटा को भी हम थीटा के रूप में, थीटा के फॉर्म में निकाल चुके हैं। और हमको इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू नहीं पता है, तो इस डाटा से जिसमें कि आपको थीटा दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है 1.5 एम्पियर, और डी एल बाई डी थीटा का वैल्यू पुट करके हम इसमें के का वैल्यू पहले निकालेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम थीटा की जगह पे π/2 पुट करेंगे और करंट की जगह पे 1.5 एम्पियर पुट करेंगे, तो वो जो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है आपको हो जाएगा π/2 इजकल टू हाफ आई स्क्वायर बटा के। तो आई की जगह पे 1.5 पुट किए तो 1.5 का स्क्वायर बटा के, और डी एल बाई डी थीटा जो कि था 40 माइनस 8 थीटा, तो 8 थीटा की जगह पे π/2 और माइनस 3 थीटा स्क्वायर, तो थीटा की जगह पे π/2 पुट किए तो 3 π/2 का स्क्वायर, और माइक्रो के बदले में 10 के पावर -6 पुट किए। और इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और 10⁻⁻6 को आप रहने दीजिए, और पहले आप ये ब्रैकेट वाले टर्म को सॉल्व कर लीजिए, तो आपको आएगा 20.031 पर आएगा। और के को हम इस लेफ्ट साइड में कर लिए हैं, पाई को राइट साइड में कर लिए हैं, इन दोनों को इंटरचेंज किए तो पाई आपका डिनोमिनेटर में आ गया और के आपका लेफ्ट हैंड साइड में चला गया। तो यहाँ से हमको के का वैल्यू निकल जाएगा, के का वैल्यू आपको आया 14.348, और 10 के पावर -6 है, इसको हम माइक्रो लिख सकते हैं। तो के इजकल टू 14.348 माइक्रो न्यूटन मीटर पर रेडियन, क्योंकि के का जो यूनिट है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो न्यूटन मीटर पर रेडियन में होगा, तो इसलिए यहाँ पे 10 के पावर -6 है तो उसके बदले में माइक्रो हमने लगाया, तो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू पता चल गया। अब हमें डिफ्लेक्शन निकालना है, उस इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्शन निकालना है जब करंट जो है वो 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, उस समय डिफ्लेक्शन कितना होगा ये हमें पता करना है। तो फिर से हम वही फार्मूला यूज करेंगे, डिफ्लेक्शन इजकल टू 1/2 इंटू आई स्क्वायर बटा के इंटू डी एल बाई डी थीटा। इस बार हमें थीटा का वैल्यू निकालना है, थीटा का वैल्यू इस बार दिया हुआ नहीं है, थीटा का वैल्यू ही निकालना है, और थीटा का वैल्यू तब निकालना है जब करंट 1 एम्पियर है। तो आई की जगह पे 1 एम्पियर पुट करेंगे, और के जगह पे स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू जो अभी हमने निकाला था वो पुट करेंगे, और डी एल बाई डी थीटा जो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आया है उसको पुट करेंगे, और इसको सॉल्व करके हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो वही हमारा थीटा का वैल्यू पता चलेगा जब करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा होगा। तो थीटा इजकल टू 1/2, आई के जगह पे हमने 1 पुट कर लिया, के जगह पे 14.348 इंटू 10⁻⁻6 पुट कर लिया, और डी एल बाई डी थीटा जो है ये आपको डिफ्रेंशिएट करके आया था 40 माइनस 8 थीटा माइनस 3 थीटा स्क्वायर, और माइक्रो के बदले में 10 के पावर -6 माइक्रो हेनरी पर रेडियन था, तो माइक्रो हटाएंगे तो 10 के पावर -6 यहाँ पे लगाएंगे, तो ये 10 के पावर -6 और यहाँ पर 10 के पावर -6 आपको कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको थीटा का वैल्यू निकालना ही है, तो थीटा आपको राइट हैंड साइड में भी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी है, तो इसको आप मैथमेटिकली थोड़ा सा अरेंज कीजिए। जब आप इसको अरेंज करेंगे तो आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं 3, ये आपका ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा 14.348, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसको फिर लेफ्ट हैंड साइड में थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो थीटा फिर आपके 8 थीटा से ऐड हो जाएगा, तो आपको इक्वेशन आपको मिलेगा 3 थीटा स्क्वायर प्लस 36.696 थीटा माइनस 40 इजकल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा थीटा के रूप में।
यहाँ पे थीटा का आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिला, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें थीटा का 2 वैल्यू प्राप्त होगा। चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब इस इक्वेशन को आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कीजिए इसको, तो कैलकुलेटर की मदद से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको थीटा का 2 वैल्यू मिलेगा। तो एक वैल्यू आपका नेगेटिव आ रहा है और दूसरा वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। तो जो नेगेटिव वैल्यू है, तो चूँकि डिफ्लेक्शन नेगेटिव में नहीं हो सकता है, इसलिए हम इस वैल्यू को नेगलेक्ट करेंगे और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे। यानी सॉल्विंग दिस इक्वेशन फॉर थीटा एंड टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यू। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और जब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू उसमें से लेंगे तो आपको थीटा का वैल्यू आएगा 1.00712 रेडियन। जब आप कैलकुलेटर की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको थीटा का वैल्यू 1.00712 रेडियन आएगा। तो ये आपका रेडियन में डिफ्लेक्शन पता चला, लेकिन हमको इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री बटा पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। जब इस रेडियन को 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको थीटा का वैल्यू डिग्री में आएगा और वो आपको 57.7 डिग्री आएगा। यही आपका आंसर हुआ, जो कि आपको निकालना था कि जब 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो कितना डिफ्लेक्शन होगा। तो जब 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा उस समय डिफ्लेक्शन आपका 57.7 डिग्री का होगा। एग्जाम्पल 3, ए करंट ऑफ 10 + 10 sin t एम्पियर is passed through an ideal moving iron ammeter. What will be its reading? यानी कोई मूविंग आयरन एमीटर है जिसके थ्रू एक करंट पास कर रहा है और वो करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है और उस करंट का एक्सप्रेशन आपको दिया गया है 10 + 10 sin t। तो पूछा जा रहा है कि जब ये करंट ट्रांजिएंट करंट है जो कि टाइम पे डिपेंडेंट है, तो जब EMI इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये पास करेगा तो उस इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग कितनी होगी। तो ये जो आपका करंट है, तो ये जो करंट है 10 + 10 sin t, तो इसमें आपका ये जो टर्म है जो टाइम पे डिपेंडेंट है ये AC करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, और ये जो टाइम से इंडिपेंडेंट टर्म है ये DC करंट है। ठीक है, तो हमारा जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो RMS वैल्यू मेजर करता है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट RMS वैल्यू मेजर करता है। तो हम इस DC कंपोनेंट का RMS वैल्यू निकालेंगे और इस AC कंपोनेंट का RMS वैल्यू निकालेंगे, और फिर जो इसका रिजल्टेंट RMS वैल्यू मिलता है उसको फिर हम लोग निकालेंगे। तो जो DC करंट होता है, जो DC वैल्यू है, इसका एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू सेम होता है, यानी इसका RMS वैल्यू भी 10 एम्पियर ही होगा। और जो अल्टरनेटिंग करंट है जो टाइम डिपेंडेंट है, इसका RMS वैल्यू आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है 10 sin t, तो मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो इसको जब √2 से डिवाइड करते हैं तो हमें RMS वैल्यू पता चलता है। तो आपका यानी कि इस अल्टरनेटिंग करंट का जो RMS वैल्यू है वो 10/√2 हो गया, और इसका जो DC कंपोनेंट है इसका RMS वैल्यू 10 हो गया, और ओवरऑल RMS वैल्यू जो है वो आपका रिजल्टेंट जो RMS वैल्यू है वो आपको इस फार्मूला से दिया जाता है, √10² + 10/√2 का होल स्क्वायर। जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबको स्क्वायर करके जोड़ करके और फिर जो उसका स्क्वायर रूट होता है वही आपका ओवरऑल रिजल्टेंट RMS वैल्यू होता है। यानी कि EMI इंस्ट्रूमेंट रीड्स RMS वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, हेंस RMS वैल्यू ऑफ गिवन करंट, जो दिया गया करंट है उसका RMS वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10² + 10/√2 का होल स्क्वायर। यहाँ 10 जो है ये DC वैल्यू है, ये जो DC कंपोनेंट था जो टाइम से इंडिपेंडेंट था, और यहाँ 10 जो है वो AC करंट का जो साइनसॉइडल करंट था उसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड करने के बाद हमें RMS वैल्यू मिलता है, और रिजल्टेंट लेने के लिए ईच कंपोनेंट को स्क्वायर करके जोड़ते हैं और फिर उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा √150, और इसको जब इसका वर्गमूल लेंगे तो आपको 12.9
25 एम्पियर, यानी कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, EMI इंस्ट्रूमेंट है, वो उस करंट का वैल्यू 12.25 एम्पियर रीड करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है द इंडक्टेंस ऑफ ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज गिवन बाई L इक्वल टू 12 प्लस 6 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर माइक्रो हेनरी, यानी किसी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का इंडक्टेंस आपको दिया हुआ है L इक्वल टू 12 प्लस 6 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर माइक्रो हेनरी, जहाँ थीटा जो है वो डिफ्लेक्शन है इन रेडियन, रेडियन में डिफ्लेक्शन है फ्रॉम जीरो पोजीशन। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन मीटर पर रेडियन। स्प्रिंग कांस्टेंट भी आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि जब करंट 8 एम्पियर फ्लो हो रहा हो तो उसमें डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो ये बिल्कुल फार्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन है, तो आप इसको खुद से सोल्व कीजिए, आंसर आपको 144.74 डिग्री आएगा। तो इस लेक्चर में यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।